हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजिया सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड चैप्टर जियोग्राफी का क्लास 7th का एनसीईआरटी हमारी बदलती पृथ्वी। हम इसको कंप्लीट करेंगे अपने सीटेट के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस तो आने ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, वो कॉमेंट भी। तो हमारी बदलती पृथ्वी, देखो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। देखो हमारा स्थल मंडल जो है ना वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, मतलब अलग अलग तरह के इसके प्लेट्स हैं जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब आपको ये तो भाई कोई चीज़ हमको बताओगे अचानक से तो लगेगा ही ना। जैसे हमारी ये प्लेट है ना, धीरे 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 जो है ये मोशन करती रहती है, इस तरह से ये मोशन करती रहती है, घूमती रहती है चारों तरफ, मतलब एक तरफ घूमती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मतलब पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसा है, जो मैग्मा है वो पिघला होता है, इसके कारण ये है जो मोशन करती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, और पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है एक वृत्तीय रूप में होता है, सर्कल की तरफ ये ऐसे घूमता है, जैसा कि क्रियाकलापों में दिखाया गया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लेट की इस गति के कारण प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट का जो ये गति है ना, इसी के कारण जो है मतलब पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। देखो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ जो हैं उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है अंतर्जनित, ऐसे देख लो ना, अंदर हो रहा है तो मतलब अंतर्जनित हो गया, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब ये पृथ्वी हो गया, इसके ऊपर हो रहा है तो इसको बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जल बलित कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? भूकंप, ज्वालामुखी अचानक आ जाते हैं ना, तो ये अंतर्जनित के ही अंतर्गत आते हैं। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित हम देख लेते हैं। आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकाली बल हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और बहिर्जनित बल क्या हो गया? अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। स्थलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर मतलब आकार की जो प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीपीय एवं सागर की सतहें क्या होती हैं? टिकी होती हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखो मतलब एक ज्वालामुखी हो गया, अचानक विस्फोट हुआ तो सारे जो पिघले हुए पदार्थ हैं बाहर निकल आते हैं, जैसे कि ये गैस हो गया और सारी चीज़ हो गया। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने की पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। इसी तरह से भूकंप भी आता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन मतलब कि शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। देखो भूपर्पटी के नीचे का स्थान वह जहाँ पे ये शुरू होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, वो उद्गम क्षेत्र कहलाता है। ये आप फिगर से समझ सकते हो। ये उद्गम वह स्थान है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के देखो उद्गम केंद्र के सतह भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर जो उसके निकटतम का जो स्थान है, यहाँ पे ये निकट का जो स्थान है, इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, मतलब सबसे ज़्यादा हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता जो है धीरे धीरे घटती जाती है। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है, तरंगे याद रखिएगा। पी तरंगे जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे जिनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, एल तरंगे जिनको पृष्ठीय तरंगे हम कहते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव जो निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर के मतलब कि अब कैसे लोगों को पता चलता है ये भूकंप आने वाला है? जैसे जानवरों का व्यवहार जो है बदलने लगता है, तालाब में मछलियाँ उत्तेजना मतलब बाहर आने लगती है, सांपों का धरातल पर आना, मतलब कि सांप जो है बाहर आने लगते हैं जंगलों से, तो इस तरह से लोग पता लगा लेते हैं। देखो भुज में आया था भूकंप के झटके, बहुत ज़्यादा मतलब विनाशकारी था। 26 जनवरी 1901 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पे नापा गया था। ये 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। भुज में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से 971 छात्र और 31 मतलब कि शिक्षकों की मौत हो गई थी।
भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, भूकंप को किससे मापते हैं? भूकंप लेखी से। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होती है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 पॉइंट अथवा उससे अधिक होता है बहुत शक्तिशाली होता है, और 7.0 होता है तो वो मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। प्रमुख स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। आपसे पूछेगा अपक्षय की क्रिया कैसे होती है? पृथ्वी की सतह पर सैलों की टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या सैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या करती है? जलप्रपात बनाती है। इसे यहाँ से गिरती है तो वाटरफॉल बन जाता है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजियल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका और जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती। मतलब जब नदी हो गया ये मैदानी क्षेत्र में जब बहने लगी, मतलब ये हो गया मैदानी क्षेत्र में आई बढ़ने लगी। इन्हें मतलब कि नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विसर्प कहते हैं। ये जो बड़ा मोड़ है ना, ये देखो बड़ा सा मोड़ ले रहा है, इसको क्या कहेंगे? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण जो होता है वो शुरू हो जाता है। विसर्प मतलब कि लूप के सिर निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है जिसको चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। तो इस तरह का जो झील जो अलग होकर कट जाता है इसको चाप झील कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल एवं उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिनको वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करती हैं और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों पे मतलब कि डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री। जब समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जा रही है तो समुद्री गुफा हो गया। इन गुफाओं में बड़े होते होते इन पर केवल छत, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता है तो केवल छत ही बचता है, जिसको तटी मेहराब। देखो ये गुफा ये सब कितना पास है ना, सब कुछ मतलब भरा भरा है, फिर धीरे धीरे ये खत्म हो गया, बस छत बचा है तो उसको क्या बोलेंगे? तटी मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी, लगातार जब अपर्दन होता है तो ये छत को भी तोड़ देता है, छोटा सा ये बचाता है, मतलब केवल दीवारें बचती तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैले जो हैं, ऊंचे सैले तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलास्म और मिट्टी और पत्थरों का अपरदित कर देती है। गोलास्म मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित करते हैं। ये निक्षेप जो है हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे वगैरह मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे, बालू का टिब्बा वगैरह भी।
रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का मुख्य कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, मतलब छत्र के टाइप के बने होते हैं, जिन्हें छत्रक सेल कहते हैं। ये पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा होता है बड़े से। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। पवन चलने पर यह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रेत को पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़, मतलब रेत गिरेगी ऐसे इसके ऊपर छोटा सा पहाड़ बन गया। इनको क्या बोलते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू टिब्बा कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती हैं। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोयस, इसे लोयस कहते हैं। लोयस देखो सबसे ज़्यादा पूछेगा विशाल लोयस कहाँ पाए जाते हैं, निक्षेप होते हैं, तो चीन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा यही होगा, चीन। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है। सीटेट के लिए उसमें सिर्फ NCERT है, आप ले सकते हो। उस 21 रुपीज़ में आपको पूरी NCERT मिल जाएगी चैप्टर वाइज। और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको कर दूँगी। 8960218203 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हो और आप नोट्स परचेज कर सकते हो।